नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, क्लास 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यानी कि जो वैद्युत रसायन चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है उसमें आज का लेक्चर नंबर 12 है, यानी कि लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले इस चैप्टर के 11 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, और उन सभी वीडियोस को, सभी क्लासेस को एक प्लेलिस्ट में डाला गया है, प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, उसमें वो सीरीज वाइज जो है उपलब्ध है। तो प्रत्येक बच्चा जो है अपनी सुविधा अनुसार, समय अनुसार, ठीक है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके उन सभी वीडियोस को देखकर अपने प्रॉपर नोट्स बना सकता है और अपने 12th की तैयारी को बेहतरीन कर सकता है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से केमिस्ट्री की पाठशाला को वहाँ पर हमने टीच किया है। चीज़ों को हमने बेसिक लेवल से उठाया है, शून्य लेवल से। ठीक है, और हर एक चीज़ की बेस को, जड़ से हमने उठाया है, जड़ को उसको जो है क्लियर किया है। ठीक है, देखें बच्चों, आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। लेक्चर नंबर 11 में हमने जाना था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 11 देखा है वो बच्चे जानते होंगे कि हमने ये बताया है कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड को हम कैसे परिभाषित करते हैं, इलेक्ट्रोड के टाइप के बारे में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, इन सब बातों को हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रोड के महत्व, इलेक्ट्रोड के कार्य वगैरह, इन सभी बातों को पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो जिन बच्चों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, पहले लेक्चर नंबर 11 देखें, उसके बाद लेक्चर नंबर 12 को देखें, तभी ये सब बातें समझ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले वो लेक्चर देखें, वो क्लास देखें, तभी इस लेक्चर को देखें। अगर वो नहीं देखा है तो ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसी के आगे की क्लास है। उस दिन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड, कल की क्लास में। आज हमने उसके आगे विभव और जोड़ दिया है पोटेंशियल, तो उसी के आगे की बात है। ठीक है, चलें, अच्छा, तो इलेक्ट्रोड विभव आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। चलिए, अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन इससे पहले एक बेहतरीन सा एक थॉट हो जाए एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, देखें भाई, आज का विचार क्या है, एजुकेशन से संबंधित आज का एक बेहतरीन थॉट क्या है। कह रहे हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। जैसा कि हमने बताया है कि शिक्षा का जो पर्पस है, एजुकेशन लेने का जो पर्पस है, जो प्राचीन परंपरा चली आ रही है हमारे जो है प्राचीन समय से। ठीक है, प्राचीन इतिहास से क्या हुआ करता था, मतलब ऋषि मुनि हुआ करते थे, वहाँ पर जो है आश्रम वगैरह में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो वही परंपरा चली आ रही है, बस उसके जो है शिक्षा देने का जो पर्पस है थोड़ा वो चेंज हुआ है, उसका जो पैटर्न है वो बदला है। तो इस लाइन में ये कहा गया है कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, कोई मार्कशीट लेना नहीं है। हम केवल इसीलिए नहीं पढ़ते हैं, या हमको इसीलिए नहीं पढ़ाया गया है कि हमारे हाथ में एक कागज आ जाए जिसमें हमारे नंबर लिखे हों। ठीक है, हम ये कह सकें कि हम 12th पास हैं, या हम हाई स्कूल पास हैं, या हम BSc MSc जो भी हैं। ठीक है, तो केवल यही नहीं, बल्कि एक खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है। शिक्षा के द्वारा हमें अपने दिमाग का विकास करना है, सही और गलत में फ़र्क हमें करना है। ठीक है, और अपने जो भी विभिन्न बातों को लेके, विभिन्न तथ्यों को लेके जो भी अज्ञानता है हमारे मन में, उस अज्ञानता को अपने शिक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, जो हमने ज्ञान ग्रहण किया है उस ज्ञान के माध्यम से उस अज्ञानता को दूर करना है। महत्व देखें, शिक्षा विद्यार्थियों को सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा शिक्षित व्यक्ति क्या करता है, गलत और सही में क्या कर लेता है, गलत और सही में फर्क कर लेता है। यह आपके सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, और आपको आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। कैसा लगा आज का ये थॉट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और थॉट अगर पसंद आया हो, साथ ही साथ आज की जो क्लास होगी ये क्लास पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलें, अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखें भाई, देखो भाई, एक बेहतरीन सी यहाँ पे स्लाइड लगी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेके। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लेके
तो इस स्लाइड को देखने से पहले अपनी तरफ से हम कुछ बताना चाहेंगे, उसको देख लें, उसके बाद इस स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, देखो भाई, लाइटिंग वगैरह थोड़ी यहाँ पे डाउन करें, चलें। अच्छा, अब देखें, देखो बच्चों, कल की क्लास में हमने क्या किया था? कल की क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है ये हमने जो है कल की क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, तो कल हमने ये बताया था कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ आवेशित हो जाती है, धातु की छड़ पे धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। तो इस आवेशित हुई धातु की छड़ को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। या इस पूरे सिस्टम को, यानी कि जिसमें विलयन आ जाएगा प्लस धातु की छड़ आ जाएगी, तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे यंत्र को, इस पूरे युक्ति को ही हम क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोड कह देते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे की बात करेंगे। ठीक है, उसी के आगे की बात है, क्योंकि कल हमने इलेक्ट्रोड पढ़ा है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। देखें, जैसे हमने ये यहाँ पर क्या बना लिया है, एक अपना बीकर ले लिया, एक पात्र ले लिया है। ठीक है, और इसमें हमने कोई जो है वैद्युत अपघट्ट का यहाँ पर विलयन जो है भर लिया है, सॉल्यूशन यहाँ पर भर लिया है। ठीक है, और इसमें हमने कोई धातु की छड़ जैसे यहाँ पे डुबो दी। ठीक है, कोई हम जैसे यहाँ पर एक रफली जो है धातु की छड़ को यहाँ पर बनाए ले रहे हैं। ठीक है, ये धातु की छड़ हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, ये धातु की छड़ हमने यहाँ पर बना ली है। ठीक है, इस धातु की छड़ को हमने क्या किया? इसी धातु के लवण के विलयन में हमने डुबो दिया है। ठीक है, जैसे सपोज करो, मान के चलो कि हमने यहाँ पर जो विलयन लिया है वो लिया है ZnSO4 का। किसका लिया है? ZnSO4 का लिया है, जिंक सल्फेट का हमने यहाँ पे क्या ले लिया है? विलयन ले लिया है। और ये हमने क्या ले ली? इसी जिंक की हमने क्या ले ली? छड़ ले ली। ठीक है, तो जैसे ही हमने क्या किया कि धातु की छड़ ली और उस धातु की छड़ को, जिंक की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, यानी कि जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, तो ऐसी कंडीशन पे इस धातु की छड़ पे या तो धन आवेश आ जाएगा या ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, अब देखें, तो जैसे ही हमने इस धातु की छड़ को इसमें डुबो दिया है, डुबोने के पश्चात इस पे क्या होगा? धातु की छड़ पे या धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि जो Zn धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ के जो धातु परमाणु होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कहाँ आ जाएंगे? सभी विलयन में आ जाएंगे। सभी कहाँ आ जाएंगे? विलयन में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे और सभी अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कहाँ आ जाएंगे? विलयन में आ जाएंगे। बात को समझते रहना। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सभी आ गए Zn+2 के रूप में। ठीक है, Zn+2 के रूप में ये सभी यहाँ आ गए। जब जिंक के धातु की जो धातु परमाणु होंगे, जो जिंक के परमाणु होंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को जब ये त्याग देंगे, इलेक्ट्रॉनों को कहाँ छोड़ के आ जाएंगे? इस छड़ पर। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। तो इस धातु की छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश आ जाएगा। ठीक, और विलयन पर क्या होगा? विलयन में समान मात्रा में उतना ही धनावेश आ जाएगा। उतना ही क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। तो जो धनावेश आएगा उस धनावेश को हम यहाँ पे दर्शाए दे रहे हैं प्लस प्लस करके। ठीक है, बात को समझते रहना। ये क्या है? सब हमारा जो है धनावेश आ गया। अब इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई व्यक्ति है, हमारे सामने एक स्विमिंग पूल है या एक नदी है। ठीक है, तो उस नदी में हम नहाना चाह रहे हैं, स्नान करना चाह रहे हैं, तो हमने अपने कपड़े उतारे और कपड़े उतार के उस नदी में छलांग लगा दी, उस नदी में कूद गए। ठीक, तो हमारे कपड़े कहाँ रह गए? इसी जमीन पे जहाँ हम खड़े थे वहीं रह गए और हम चले गए उस नदी में। अब आप उन कपड़ों को मान लीजिए कि उन कपड़ों पर ऋणावेश है और हमारे ऊपर धनावेश है।
तो वो धनावेश कहाँ चला जाएगा, उस विलयन में चला जाएगा। ऋणावेश कहाँ रह जाएगा, उस भूमि पे, उस जमीन पे ही रह जाएगा। ठीक वही उदाहरण आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, कि जिंक की हमने छड़ को जब इस विलयन में डुबोया तो जिंक के जो छड़ के जो जिंक परमाणु थे, जिंक के परमाणु थे, वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में कूद गए, उन्होंने छलांग लगा दी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये सब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, इस छड़ पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, तो इसीलिए इस छड़ पे कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक, और सेम अपोजिट, इतना ही सेम अपोजिट चार्ज आ जाएगा विलयन पे। तो विलयन पे कैसा आ जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा, विलयन पर प्लस आवेश आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि सर ये बताइए कि जिंक जो है यहाँ क्यों कूद गए। भाई यहाँ से भी उठ के जो है जिंक के परमाणु यहाँ जा सकते थे। तो इस बात को आगे की क्लास में, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब हम कल की क्लास अटेंड करेंगे उसमें हम जानेंगे इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या। उसमें हम सिद्धांत पढ़ेंगे नर नष्ट का, जो विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत दिया गया है, तो उसमें इन बातों को ब्रीफली डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अभी आप इतना जान लें कि ये जो जिंक के परमाणु थे ये अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर यहाँ चले आए। अब जरा यहाँ पर देखें कि इस क्षण पर आ गया ऋणावेश, ध्यान से सुनिए, इस क्षण पर आ गया ऋणावेश और विलयन में समान मात्रा में आ गया धनावेश। ठीक, तो ये जो आवेश आया है धातु की क्षण पर जो है ऋणावेश और विलयन पर समान मात्रा में उतना ही धनावेश। तो ये जो आवेश का जो अंतर है, विभव का जो अंतर है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, तो जब धातु की छड़ के धातु परमाणु ने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया तो धातु की छड़ पर एक प्रकार का आवेश आ गया और जो आवेश धातु की छड़ पे आया सेम उतना ही आवेश, विपरीत आवेश जो है विलयन पर आ गया। तो इस प्रकार धातु के मतलब इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोड पर एक प्रकार का विभवांतर उत्पन्न हो गया, एक प्रकार का करंट उत्पन्न हो गया, एक प्रकार का वोल्टेज उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये जो आवेश आया है इसी को हम क्या कहते हैं, करंट, इसी को कहते हैं वोल्टेज। अब इस पे ऋण आवेश आया है, इस पे धनावेश आया है, तो इन दोनों का जो अंतर है, अंतर कैसा कि इस पे प्लस का, इस पे माइनस का, तो जो साइन का जो अंतर है, ठीक है, कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, विलयन धनावेशित हो गया, क्षण ऋणावेशित हो गई, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, अब जरा हमें ये बताइए कि इस धातुओं मतलब जिंक के परमाणुओं का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या अपचयन हुआ। तो जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, जिंक ने भाई क्या किया, जिंक जो थी उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉनों को उसने छोड़ दिया यहीं छड़ पे। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि ये बात हमने बताई है कि कोई भी तत्व या परमाणु जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, या उसके ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाए, जैसे जिंक का यहाँ पर 0 था, यहाँ पे +2 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ गया, 0 से +2 हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब किसी धातु की छड़ पर ऋणावेश आए, जब धातु की छड़ के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीकरण उनका हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल हो गया, लिख लेना। चलो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, शायद यही देख लेना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। चलें, अच्छा, अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि छड़ पर या तो धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। तो एक केस ऐसा लिए लेते हैं जिसपे धातु की छड़ पे धनावेश आए और विलयन पर ऋणावेश आए। तो चलिए अब हम दूसरा केस लेते हैं। देखो भाई, दूसरा केस हम ले रहे हैं, दूसरा विलयन हम ले रहे हैं, और उस विलयन में हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट को। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉपर की छड़ को डुबो रहे हैं। किसकी छड़ को डुबो रहे हैं, कॉपर की छड़ को डुबो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रफली हम बनाए ले रहे हैं,
तो ये हमने क्या किया कि कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया है और उस कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को यहाँ पर हमने डुबो दिया है, ठीक है। कॉपर की छड़ है, तो ये सर किसकी छड़ है? ये कॉपर की छड़ है जिसे हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का जो है विलयन भरा हुआ है, ठीक है। ऐसे करके अपने समझ लें कॉपर सल्फेट का इसमें विलयन भरा हुआ है। अब देखो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट जब हम लेंगे और उसको पानी में घोलकर उसका विलयन तैयार करेंगे तो कॉपर सल्फेट का आयोनाइजेशन हो जाएगा। कॉपर सल्फेट जो होगा वो Cu+2 और SO4-2 आयनों में टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। अब क्या होगा कि जो कॉपर के ये जो आयन होंगे इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्योंकि इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और 2 इलेक्ट्रॉन उन सल्फेट आयन को दे दिए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में ये कॉपर के जो क्यूप्रिक आयन होंगे वो छड़ की तरफ मूव करेंगे। कहाँ मूव करेंगे? छड़ की तरफ मूव करेंगे। छड़ की तरफ जब ये चले जाएंगे तो छड़ से लेंगे ये इलेक्ट्रॉन। क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने के पश्चात छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ऐसी कंडीशन पे इन छड़ पर क्या होगा, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो प्रभावी हो जाएगा, यानी कि डोमिनेंट हो जाएगा। कुल मिला के ये कहें कि ये जो क्यूप्रिक आयन है वो छड़ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, जिससे छड़ पे धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। देखो तो इस छड़ पे कैसा आवेश आ जाएगा बच्चों? धनावेश आ जाएगा। ध्यान से समझते रहना। इस पे कैसा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। अब जितना इस पे धनावेश आएगा उतना समान मात्रा पे इसमें क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। विलयन में समान मात्रा में ऋणावेश आ जाएगा। विलयन में समान मात्रा में ऋणावेश आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो जो क्यूप्रिक आयन थे उन्होंने छड़ पे जाके इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के पश्चात उस पर प्लस आवेश आ गया। जितना इस पे प्लस आएगा उतना ही अपोजिट समान मात्रा में विलयन पे ऋणावेश आएगा। तो देखो इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई। यहाँ पे माइनस आया था छड़ पे, यहाँ पे प्लस आया। यहाँ पे विलयन पे धनावेश आया था, यहाँ पे विलयन पे ऋणावेश आया, ठीक। चले अच्छा, अब जरा हमें ये बताएं कि इसमें कॉपर का क्या हो गया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर आयन जो है सॉलिड अवस्था में छड़ पे जमा हो गई। तो जब कोई परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो उसका क्या होता है बच्चों? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान घटा होगा। यहाँ पे प्लस का 2 है तो यहाँ पे 0 हो गया तो घट गया। अब चयन को रिडक्शन इंग्लिश में इसीलिए कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या का मान घटना, और घटने को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन या रिड्यूस हो जाना। रिड्यूस, तो रिड्यूस से लिया गया है रिडक्शन, ठीक। तो ऐसे मतलब इलेक्ट्रोड विभव को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आयो समझ में? ये बात ध्यान रखना, इसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये 2 टाइप का हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब सर हमें ये बताइए, क्वेश्चन बच्चों के मन में ये होगा कि आपने सर जब जिंक की छड़ को इसमें डुबोया तो जिंक की छड़ के जो जिंक के परमाणु थे उन्होंने जो है अपने इलेक्ट्रॉन त्यागे, वो विलयन में कूद गए। और जब आपने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, उसमें कॉपर की छड़ डाली, तो कॉपर के भी तो परमाणु छड़ से जा सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। इसमें उल्टा हो गया। इसमें जो कॉपर सल्फेट के जो क्यूप्रिक आयन थे वो उल्टे आके यहाँ पे जमा होने लगे। और तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो इस बात को हम बताएंगे कल की क्लास में, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या, यानी कि नरनस्ट का विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत जब पढ़ेंगे कल की क्लास में, इस बात को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जितना हमने बता दिया है उतना समझ लें, क्योंकि टॉपिक को समझने के लिए इतनी नॉलेज का होना हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है। चलें अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, अदरवाइज इसके हमने डायग्राम भी बनवाए हैं और इन्हीं बातों को हमने अच्छे से लिखवा रखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा भाई, अब हम जो है अपनी उन्हीं स्लाइड्स की तरफ मूव करते हैं। जो भी हमें समझाना था वो हमने बता दिया है, ठीक है। अब उन्हीं स्लाइड्स की तरफ हम आ जाते हैं।
चलें, अच्छा देखो भाई, तो इसमें देखो बच्चों में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको सभी बच्चे अब ध्यान से सुने केयरफुली। जो भी हमने बता दिया है उसी को हमने यहाँ पे बेहतरीन तरीके से लिखवा रखा है। देखो, इलेक्ट्रोड विभव यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, देखो परिभाषा देखें, इसकी दो परिभाषाएं हैं, कोई भी परिभाषा समझ ले, दोनों परिभाषाएं काम की हैं दोनों। देखो, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ आवेशित धन या ऋण आवेशित हो जाती है, जैसा कि हमने बताया। ठीक है, जिसके कारण छड़ की सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है या एक करंट उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये सिंपल सी सामान्य सी परिभाषा है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। दूसरी परिभाषा देखते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर एक तरह का आवेश, धन या ऋण आवेश आ जाता है और घोल पर उसके विपरीत अपोजिट आवेश आ जाता है। घोल पर उसके विपरीत अपोजिट आवेश आ जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य आवेश के इस अंतर को ही यानी कि इस विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि एक तरफ प्लस 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 यानी कि विलयन में प्लस 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 और छड़ पे माइनस 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 माइनस, तो साइन दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो ये जो अंतर है, ये एक तरफ प्लस प्लस है, एक तरफ माइनस माइनस है, तो इसी अंतर को, इसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, कल की क्लास में हमने ये बताया था कि हमारे ऊपर एक क्वेश्चन उधार है कि आवेश क्यों आ गया, कब धन आवेश आता है, कब ऋण आवेश आता है। आज वो हम अपना जो ऋण है वो हम चुकाए दे रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कब कैसे समझ में आ गई, अभी हमने बता दिया। जैसे हमने जिंक की छड़ को उसमें डुबोया, तो जब जिंक की छड़ के या किसी भी छड़ के जो धातु परमाणु हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में चले जाते हैं, जो छड़ पर ऋण आवेश आ जाता है। और जब छड़ पर जो है विलयन के धातु परमाणु आके बैठ जाते हैं, जमा होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पर धन आवेश आ जाता है। आई बात समझ। तो ये जो कल का क्वेश्चन हमने कल की क्लास में छोड़ा था, आज उसका हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, इसको अभी हालांकि हम और तरीके से जानेंगे, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता चला है कि क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि सर ये बताइए, जिंक की छड़ को डुबाया, कापर छड़ को डुबाया, तो जिंक की छड़ के लिए जो है ऋण आवेश आया, कापर के लिए प्लस आया, ऐसा क्यों आया। ठीक है, तो इस बात का क्वेश्चन कल की क्लास में मिलेगा। ठीक, जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। ठीक है, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलें, अच्छा जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक परिभाषा लिखना चाहे एक लिख लें, दोनों लिखना चाहे तो दोनों लिख लें, दोनों ही बेहतरीन परिभाषा हैं, नंबर 1 की परिभाषाएं हैं। ठीक है, और सरल शब्दों में दे रखी है, कोई ज़्यादा किताबी परिभाषाएं नहीं है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसको हमने सब समझा दिया है। चलें, अच्छा अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, मज़ेदार उदाहरण से। ये एक बेहतरीन तरीके से सरल अंदाज में। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, केवल समझने के लिए लेके आए हैं, केवल समझ लो। देखो, मान लीजिए आपके पास जिंक धातु की एक छड़ है और आपने उसे जिंक सल्फेट के घोल में डुबो दिया है। अब वह धातु की छड़ और घोल के बीच एक प्रतियोगिता यानी कि खींचातानी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, खींचातानी शुरू हो जाएगी। कैसे खींचातानी होगी जरा देखो, या तो धातु की छड़ के धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर घोल में जाना चाहेंगे। ठीक है, या घोल के जो धातु परमाणु के आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए छड़ पर जमा होना चाहेंगे। भाई यही तो कंडीशन होगी। अगर कंडीशन पहली वाली बन रही है कि छड़ के धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में जा रहे हैं, तो छड़ पे कैसा आवेश आ रहा है, ऋण आवेश आ रहा है, और इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह रहे हैं, ओपी कह दे रहे हैं। और अगर जो है विलयन के धातु आयन जो है छड़ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे छड़ पे धनावेश आ रहा है, और इस कंडीशन को हम रिडक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, आरपी कह रहे हैं। ठीक है, तो
वही बात तो यहाँ कही गई। इस खींचातानी की वजह से धातु की छड़ पर एक तरह का आवेश यानी कि चार्ज प्लस का या माइनस का आ जाता है और घोल पर उसके विपरीत अपोजिट आवेश आ जाता है। घोल पर उसके विपरीत अपोजिट आवेश आ जाता है। फिर देखें, जब दो अलग अलग आवेश आमने सामने आते हैं, जब दो अलग अलग आवेश आमने सामने आते हैं कि प्लस 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 माइनस 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 सामने सामने आ गए, आमने सामने ठीक टक्कर हो रही, तो उनके बीच विभवांतर वोल्टेज या पोटेंशियल एक डिफरेंस पैदा होता है। एक तरीके का यहाँ पे करंट पैदा होगा, एक वोल्टेज क्रिएट होगा। इस वोल्टेज को ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये सरल से सरल एक मजेदार उदाहरण से यहाँ पर समझाया गया है। इसको लिखना नहीं है, अगर फिर भी बच्चे लिखना चाहे, अच्छा लगा हो तो ये लिख भी सकते हैं, अदरवाइज परिभाषा हमने पहली वाली स्लाइड में उसमें बता दी है। ठीक है, चलें अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलें अच्छा अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। इसको भी हमने बता दिया है। ठीक है, दो प्रकार का होगा, आक्सीकरण विभव और क्या नाम, अपचयन विभव। अगर धातु परमाणुओं का आक्सीकरण हो रहा है, धातु परमाणुओं का आक्सीकरण हो रहा है, जैसे जिंक की छड़ के क्या हुआ था, जिंक की छड़ के जो जिंक के परमाणु थे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर विलयन में चले गए। जिंक के परमाणुओं का क्या हुआ था? आक्सीकरण। तो क्या कहेंगे? आक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दूसरी कंडीशन में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ का क्या हुआ? कॉपर का क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इसलिए हमने उसको कह दिया रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश की उपस्थिति के आधार पर यह 2 प्रकार का होता है कि धातु परमाणुओं का क्या हो रहा है। पहला ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब धातु की छड़ के धातु परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर यानी कि ऑक्सीकृत होकर विलयन में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में छड़ पर ऋण आवेश तथा विलयन में समान मात्रा में धन आवेश या विलयन में उतने ही मात्रा में धन आवेश आ जाता है। इस प्रकार उत्पन्न हुए विभव को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल सामान्य तरीके से इसको लिखा गया है। समीकरण यहाँ पर ये दे रखा है। ठीक है, ये M सॉलिड है, मतलब एक धातु है, छड़ है, उसने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, छड़ पे ही रह गए और वो विलयन में एक्वस कंडीशन में चली गई। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम लगा हुआ है, डायग्राम के थ्रू उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, कि ये जो धातु की छड़ के जो परमाणु थे अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, इस वजह से यहाँ पर इस पे क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। ठीक, विलयन में धन आवेश आ गया और छड़ पर ऋण आवेश आ गया। ठीक है, तो धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और विलयन में चले जाते हैं, जिससे छड़ पर ऋण आवेश तथा विलयन में धन आवेश आ जाता है। चलें अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना अच्छे से। ठीक है, ये पूछा जाता है। अगला देखें, अपचयन विभव यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा? वो होगा, देखो भाई, जब विलयन में उपस्थित धातु आयन धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उस पर उदासीन होकर जमा होने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में छड़ पर धन आवेश तथा विलयन में समान मात्रा में ऋण आवेश आ जाता है और इस प्रकार उत्पन्न हुए विभव को ही हम क्या कहते हैं? अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बता दिया कि जैसे एक्वस कंडीशन में M+ आयन मौजूद थे, धातु की छड़ से उन्होंने आके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो सॉलिड स्टेज में, मतलब कॉपर परमाणुओं के रूप में, सॉलिड के रूप में वहां पर जमा हो गए। ठीक है, तो ये हो गया जैसा कि हमने बताया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सर हमें जरा ये बताइए कि ये जो कॉपर के जो परमाणु हैं, ये इलेक्ट्रॉन इनको दे कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन बच्चों आ रहे हैं कि जब ये पूरा असेंबल किया जाएगा। ठीक है, हमने कल की क्लास में बताया था कि जैसे हम केवल एक ही कैथोड या एक ही एनोड ले लें, एक ही मतलब इलेक्ट्रोड ले लें, तो ये बेकार है, किसी काम का नहीं, इससे हम कोई विद्युत धारा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, हमें दोनों लेने पड़ेंगे। जैसे एक विलयन ले लें, उसी में एक में जिंक की डुबा दें, एक की हम कॉपर की डुबा दें, तो ऐसी कंडीशन में जिंक से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, भाई जिंक के जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे वो यहाँ पर जमा होंगे, वही जो इलेक्ट्रॉन होंगे इन दोनों कैथोड्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा पहले तो। ठीक है, एक तार के माध्यम से जो है यहाँ पर वोल्टमीटर लगाया जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वायर के माध्यम से एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं और इस छड़ पे इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं और इसी छड़ के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं छड़ के इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है कॉपर का आयन। आई बात समझ में? तो इसका भी बच्चों के मन में सवाल चल रहा हो तो इसका भी हमने आंसर दे दिया है। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आ रहे हैं। ठीक, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपचयन विभव। अच्छा, नोट करके एक बात यहाँ पे हमने लिखी है, इस बात को यहाँ पे समझ लें, क्लियर कर लें। देखो, किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। अच्छा, एक बात और जान लो, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? माइनस के भी हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों के मन में एक ये मिसपरसेप्शन बना रहता है कि ऑक्सीकरण जो विभव होता है वो सर नेगेटिव में होता है, अपचयन विभव पॉजिटिव में होता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ऑक्सीकरण विभव प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अपचयन विभव माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक, अच्छा, हमने ये बताया कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान बराबर होता है, परंतु उनके आवेश यानी कि चिन्ह प्लस या माइनस विपरीत होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे यहाँ पर मान के चलो इस क्षण पे 100 इकाई, उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि 100 इकाई क्या है, इस पे ऋणावेश है, तो बिलियन में जस्ट इसके अपोजिट जो है 100 इकाई धनावेश होगा। 100 इकाई क्या होगा? धनावेश होगा, समान मात्रा में होगा ना। इसी बात को तो हम बता रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा प्लस में हो सकता है और जो है रिडक्शन पोटेंशियल हमारा माइनस में। तो यहाँ पर हम जो है इसको माइनस प्लस कर सकते हैं और इसको भी प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा। आई बात समझ में? अपोजिट में होंगे। उदाहरण देख लें, जैसे यदि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव जो है वो कितना है? प्लस 0.76 वोल्ट है। ठीक है, तथा तब इसका जो है मानक अपचयन विभव माइनस 0.76 वोल्ट होगा। समझ रहे हैं? तो देखो साइन अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का। बाद बाकी इनकी जो वैल्यूज हैं वो कैसी हैं? एकदम बराबर हैं। ठीक है, तो इस बात को जो है ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें अच्छा, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से वो कारक हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करते हैं, हम कारकों को जानेंगे। जैसे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता मतलब उसमें आयनों की सांद्रता क्या है, विलयन का आयतन क्या है, और विलयन की मतलब जो है मोलरता क्या है, उसका जो है दाब क्या है। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रोड विभव पर। इससे इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू का मान इधर उधर शिफ्ट होता है, यानी कि घटता या बढ़ता है। ठीक है, चले आइए देखते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान स्थिर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? स्थिर नहीं रहता। अगर हाँ परिस्थितियां हमने स्थिर कर दी, आगे अभी हम स्लाइड में समझेंगे कि हम परिस्थितियां स्थिर कर दें, टेम्परेचर फिक्स कर दें, दाब फिक्स कर दें, मोलरता यानी कि सांद्रता फिक्स कर दें, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव का मान भी फिक्स रहेगा, उतना ही रहेगा। अगर हम इन सब चीज़ों को घटाएंगे बढ़ाएंगे, मोलरता घटाएंगे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, इस बात पे लेके इसी बात को सॉल्व करने के लिए नल नष्ट समीकरण दिया गया है। ठीक है, इसी बात को आगे और ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसलिए सभी बातों को ध्यान से समझते हुए चलें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, टॉपिक के प्रति समझ को विकसित करना है, हर एक टॉपिक के प्रति हमें क्या विकसित करनी है? अपनी समझ को। ठीक है, रटना नहीं, समझना नहीं। यह मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। देखो भाई, वो 4 कारक कौन कौन से हैं? पहला कारक यहाँ पे दे रखा है, धातु एवं उसके आयनों की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल्स एंड इट्स आयंस। देखो, प्रत्येक धातु के इलेक्ट्रॉन को त्यागने यानी कि ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने यानी कि अपचयन की क्षमता अलग अलग होती
है। ये बात तो जानते ही हैं, ठीक है, कि प्रत्येक धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन के त्यागने की या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। जो धातु आसानी से तीव्रता से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है वो सक्रिय धातु कहलाती है, जो आसानी से नहीं त्यागती है, ठीक है, तो वो कम सक्रिय धातु कहलाती है, ठीक है। अगर कोई धातु परमाणु त्याग रही है तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है, अगर वो ग्रहण कर रही है तो उसका अपचयन हो रहा है। अगर त्याग रही है तो निकल के आएगा ऑक्सीकरण विभव उसका, और अगर वो ग्रहण कर रही है तो उसका निकल के आएगा अपचयन विभव, ठीक। प्रभाव, जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं जैसे जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कई धातु हैं, क्रियाशील धातुएं हैं, सक्रिय धातुएं हैं। आगे इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो उसमें इनको और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। वे आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, इसीलिए उनका ऑक्सीकरण विभव अधिक होता है। भाई जो धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी उसका ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा, और जस्ट अपोजिट अपचयन विभव तुम्हारे अधिक ऋणात्मक होगा या कम होगा, ठीक। कम क्रियाशील धातुएं जैसे Au है, Ag है, कॉपर है, निकेल है, ठीक है, प्लेटिनम है, इनका अपचयन विभव धनात्मक होता है, यानी कि इनका अपचयन विभव ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण करती हैं, ठीक है। चलें, अच्छा इस स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कारकों में इस तरीके से इन फैक्टरों को लिखा जाता है कि क्या है और क्या उनका प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं विलयन में धातु आयनों की सांद्रता, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स आयन, कि विलयन में धातु आयनों की सांद्रता क्या है। यानी कि जो हमने जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है तो कितना हमने कॉपर सल्फेट लिया, जितना ज़्यादा हम कॉपर सल्फेट लेंगे उतना ही ज़्यादा क्यूप्रिक आयनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो इलेक्ट्रोड को जिस विद्युत अपचय यानी कि विद्युत अपघट्ट के विलयन में डुबोया जाता है उसकी सांद्रता यानी कि मोलरिटी यानी कि कैपिटल M विभव को सीधे प्रभावित करती है। जैसे विलयन में धातु आयनों की सांद्रता बदलने से पराश्रम दाब P बदल जाता है। क्या बदल जाता है? पराश्रम दाब। सर यहाँ पर एक नई बात, एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है, पराश्रम दाब P। तो पराश्रम दाब P क्या है इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी आप केवल इसका नाम सुन लें यहाँ पे, ठीक है, आगे ये समझ में आ जाएगा। तो पराश्रम दाब बदल जाता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इलेक्ट्रोड के जो मतलब इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है वो भी बदल जाता है, ठीक। वैज्ञानिक नियम इसे हम निर्नष्ट समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। हालांकि ये यहाँ पे निर्नष्ट समीकरण दे रखा है, इसे हम आगे जब निर्नष्ट समीकरण डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन की सांद्रता ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा मोलरिटी रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में धातु आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। धातु आयनों की सांद्रता के बढ़ने से विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान, कैपिटल E का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये यहाँ तक लिख लें केवल जो है, ठीक है, ये यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ये अभी रहने दें, ठीक है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। अगला देखें विलयन का तापमान, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन की भी बात करते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं या बढ़ाते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ता है। तो सभी जानते हैं कि तापमान से बढ़ाने से क्या होता है, आयोनाइजेशन की गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का मान बढ़ता है। जब अल्फा का मान बढ़ेगा तो इन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण या अपचयन जो भी इनका होना होगा वो बढ़ जाएगा। अगर ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ जाएगा, अपचयन हो रहा होगा तो अपचयन विभव का मान बढ़ जाएगा। तो तापमान बदलने से आयनों की गतिज ऊर्जा और विलयन का दाब यानी कि विद्युत अपघटनी विलयन दाब और पराश्रम दाब दोनों प्रभावित होते हैं। सर ये विद्युत अपघटनी विलयन दाब और पराश्रम दाब क्या है ये आप नहीं बता रहे हैं, तो इनको हम कल की लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखें, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर आयनीकरण आयोनाइजेशन बढ़ता है। सामान्यतः जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो जैसा कि हमने बताया आयोनाइजेशन बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रोड विभव के मान में परिवर्तन आता है। नर्मस्ट समीकरण में भी परमताप कैपिटल T विभव के सीधे अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये नर्मस्ट समीकरण की बात यहाँ पे नोट कर रखी है, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसको नर्मस्ट समीकरण से जो है रिलेट किया गया है, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें।
अगला और चौथा यानी कि लास्ट फैक्टर है गैसों का दाब, गैस का दाब, प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, ये कब लागू होता है? ये केवल गैस इलेक्ट्रोडों के लिए है। दैट एप्लीकेबल ओनली ऑन गैस इलेक्ट्रोड्स, गैस इलेक्ट्रोड्स पे ये केवल जो है अप्लाई होता है। देखो, यदि इलेक्ट्रोड में किसी गैस का उपयोग हो रहा है, रेयर केस में किसी गैस का उपयोग करते हैं जनरली, ये देखो अलग टाइप से एक संरचना इलेक्ट्रोड लगाया गया है। ठीक है, इस तरीके का अभी तक हमने नहीं दिखाया चित्र, लेकिन ये यूनिक टाइप का गैस इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसका उपयोग कम करते हैं जनरली। हमने बताया था कि इन धातुओं का, ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं जो प्रयोगशाला में इजीली उपलब्ध हों, आसानी से मिल जाए, कम खर्चे में हम अपना पूरा प्रयोग कर लें। ठीक है, तो इनमें थोड़े जो है वैल्यूएबल ये सब अपरेटस वगैरह होते हैं, आसानी से ये हर जगह हर लैब में नहीं किए जा सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रोडों में किसी गैस का उपयोग हो रहा है, जैसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसको आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो वह गैस का दाब एक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ऐसी कंडीशन में ये वाला फैक्टर एप्लीकेबल है। देखो, गैस का दाब बदलने से गैस के अणुओं और विलयन के आयनों के बीच का संतुलन बदल जाता है, जिससे इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल जाता है। मानक अवस्था के लिए दाब 1 एटीएम या 1 बार रखा जाता है। ठीक है, मानक अवस्था जब हम रखेंगे यानी कि फिक्स कर लेंगे कि हमें इतना ही दाब रखना है, तो 1 एटीएम या 1 बार रखेंगे। ठीक है, तो ये केवल गैस इलेक्ट्रोडों के लिए है, गैस इलेक्ट्रोडों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, इस बात को ध्यान से समझें। अभी हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोड विभव पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ रहा है। किन किन कारकों का प्रभाव पड़ रहा है? जैसे विलयन की सांद्रता का प्रभाव पड़ रहा है, विलयन के तापमान का प्रभाव पड़ रहा है, और अगर गैस इलेक्ट्रोड है या गैस इलेक्ट्रोड नहीं भी है, ठीक है, तो क्या होगा, वायुमंडलीय जो दाब होगा, सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटीएम जो होगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अगर ये चीज़ें बदल रही हैं, इनकी वैल्यूज बदल रही हैं, टेम्परेचर बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, मोलरता हम घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव का मान भी घटेगा, बढ़ेगा, परिवर्तित होगा। लेकिन हम क्या करें, जब हम इन सभी परिस्थितियों को फिक्स कर लें, एक मानक बना लें, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर हमें रखना है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, विलयन की मूलरता हमें रखनी, यानी कि वैद्युत अपघट्ट का जो हमने विलयन बनाया है, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया, जिंक सल्फेट का विलयन बनाया, तो उसकी मूलरता हम ले लें 1 m यानी कि 1 मूलरता ले लें। ठीक है, तो मूलरता फिक्स कर ली, टेम्परेचर फिक्स कर लिया, रह गया दाब, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी फिक्स कर लें, 1 एटीएम या 1 बार कर दें। तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा, उस इलेक्ट्रोड विभव को हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अरे क्या बात है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, सेट कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये स्लाइड उसी से, मतलब इसी बात से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये मानक परिस्थितियां हैं, हमने फिक्स कर दी, ये मानी हुई परिस्थितियां हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि जब इन कारकों को निश्चित कर दिया जाता है या फिक्स कर दिया जाता है, स्थिर कर दिया जाता है, अर्थात सांद्रता 1 मोल, ठीक है, या 1 मोलरता, तापमान 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस और दाब 1 एटीएम, तब प्राप्त विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं? E0 से। तो सामान्य इलेक्ट्रोड विभव है उसको E से कर रहे हैं, और अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव है तो उसको हम E0 से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ गई होगी बात को? ठीक है, एक बार फिर समझ लें, मानक स्थितियां हमने यहाँ पे फिक्स कर ली। देखो, सांद्रता हमने 1 मोलरता ले ली, तापमान 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, दाब 1 एटीएम। तो ऐसी कंडीशन में इस सेल का जब इलेक्ट्रोड विभव हम मापेंगे, मेजर करेंगे, तो जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो, चाहे वो अपचयन विभव हो, तो उसको हम कहेंगे मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव,
और टोटल को हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आई बात समझ में? तो ये हमारा हो गया मानक, क्योंकि ये मानी हुई परिस्थितियों पर है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 की परिभाषा एक बार फिर देख लें। सांद्रता 1 मोल रहता, तापमान 298 केल्विन और दाब 1 एटीएम पर प्राप्त विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आई बात समझ में? अब क्या करें, जब हम ये परिस्थितियां फिक्स ना करें, कितनी भी मूलता ले लें, मतलब कितनी मूलता ले लें, ठीक है, 0.1, 0.5, 0.8, टेम्परेचर चाहे 25, 26, 30 कितना भी ले लें, दाब जो है इधर उधर होता रहे, तो ऐसी कंडीशन में हम जब इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो वो कहा जाएगा केवल इलेक्ट्रोड विभव। परिस्थितियां फिक्स कर देंगे तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बात पूछी जाती है, इसको ध्यान रखें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक बात हम ये बता देना चाहेंगे कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, इस इलेक्ट्रोड विभव को आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल विभव के नाम से। किस नाम से जानेंगे? सेल विभव के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव को सेल विभव के नाम से जानेंगे और मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम जानेंगे मानक सेल विभव के नाम से। बस केवल नाम चेंज हो गया है और ये केवल एक इलेक्ट्रोड के लिए हम बात कर रहे थे अभी। ठीक है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे वो केवल एक उसके लिए बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे एक हमने अभी ये पात्र लिया, उसमें एक छड़ डुबाई, तो केवल इसीलिए बात कर रहे थे, एक छड़ की बात कर रहे थे, कैथोड या एनोड की। लेकिन जब हम सेल की बात करेंगे तो हमने क्या कहा कि जब विद्युत अपघटनी सेल लेंगे तो उसमें दोनों छड़ें एक ही विलयन में डूबी हुई होंगी। गैल्वेनिक सेल लेंगे तो दो अलग अलग हमारे पात्र होंगे, उसमें एक छड़ इसमें डूबी होगी, एक इसमें डूबी होगी, और ये दोनों जुड़े होंगे, इसमें भी ये दोनों जुड़े होंगे। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा सिस्टम सेल कहलाता है। बच्चों क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो जब इस पूरे का निकालेंगे तो इसको हम सेल विभव कहेंगे, मानक परिस्थितियां फिक्स करके निकालेंगे तो इसको मानक सेल विभव कहेंगे। ठीक, इनसे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, आंकिक प्रश्न बनते हैं। सेल विभव वाला जो फार्मूला है इसको तो हम नरनष्ट समीकरण के हिसाब से पढ़ते हैं, नरनष्ट जो समीकरण पढ़ेंगे तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जो मानक सेल विभव है, मानक सेल विभव वाला जो है फार्मूला जो है वो जो होता है नॉर्मली वही लगेगा, मानी हुई परिस्थितियों में है, और इससे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात यहीं पे हमने समझा दी है। ठीक, चलें, अच्छा आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। ठीक है, आज की क्लास जो है कैसी लगी कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या जाना? इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना, इलेक्ट्रोड विभव के टाइप के बारे में जाना कि आक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। ठीक है, विभव मतलब समझी गई कि एक प्रकार का जो चार्ज का, जो आवेश का जो अंतर है, जो विभवांतर है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अच्छा, आज की क्लास में हमें क्वेश्चन ये रह गए हैं, उन क्वेश्चंस को कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नरनष्ट के द्वारा दिया गया विद्युत अपघटनी विलयन दाब सिद्धांत। ठीक है, तो उस बात में हमें ये पता लग जाएगा कि सर जब हमने जो है जिंक की छड़ को जो है जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया, जैसे हमने ये यहाँ पर क्या ले ली, जैसे हमने यहाँ पे ये जिंक की छड़ ले ली और इसको हमने यहाँ पे डुबो दिया जिंक सल्फेट के विलयन में, तो जिंक के परमाणु यहाँ पर जा सकते थे, जिंक के जो परमाणु थे वो यहाँ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये जिंक के परमाणु जिंक छड़ को छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? ये भी तो हो सकता था। उसी प्रकार यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट में कॉपर की हमने छड़ को डुबोया, तो कॉपर के हमने बताया कि यहाँ से यहाँ चले गए, छड़ पे जाके जमा हो रहे, कॉपर से छड़ के कॉपर के परमाणु यहाँ भी तो आ सकते थे, क्यों नहीं आए? तो इन सब बातों का हमें आंसर मिलेगा विद्युत अपघटनी विलयन दाब
सिद्धांत में। कल की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो कल की क्लास को अटेंड जरूर करें। इन सभी बातों का हमें आंसर कल की क्लास में मिलेगा। बाद बाकी हमने ये बता ही दिया है कि छड़ पे धन आवेश कब आएगा, ऋण आवेश कब आएगा। कब आएगा एक बार फिर सुन लो कि जैसे ये धातु परमाणु, छड़ के जो धातु परमाणु हैं, जब अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कहाँ आ जाएंगे, विलयन में आ जाएंगे, तो विलयन पे धन आवेश आ जाएगा और छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा। और जब विलयन के धातु परमाणु, ठीक है, जैसे ये कैटायन है Cu+2 है, ये इस पे जाके जमा होने लगे तो इस पे हमारा प्लस आवेश आ जाएगा और इस पे हमारा माइनस आवेश आ जाएगा। ठीक है, माइनस आवेश क्यों आएगा, क्योंकि कॉपर अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर आया है विलयन में। किसे दे के आया था मालूम है, सल्फेट आयनों को दे के आया है, SO4-2 को दे के आया है। ठीक है, तो ये सल्फेट आयन यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, तो इन पर ऋण आवेश आ जाएगा, इस पर प्लस आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, हैप्पी तरीके से एकदम। ठीक है, लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं, तो सुमित सर इसी चैनल पे जानते हैं मैथ की क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो भी एकदम धुआंधार तरीके से चीज़ों को बेसिक लेवल से उठा रहे हैं। हमारा काम जो है सिलेबस को पूरा कराना नहीं है, केवल पूरा तो कराना है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को जड़ से उठाना है, बच्चे की नींव को मजबूत करना है, बच्चे को जड़ से जो है तैयार करना है, ताकि उसके हाथ में मार्कशीट तो आए, साथ ही साथ अगर वो इस फील्ड में आगे बढ़ता है, जैसे नीट के एग्ज़ाम देता है या अन्य किसी नीट जीई वगैरह देता है, इंजीनियरिंग लाइन में बीटेक वगैरह जाता है, जो भी XYZ अपने फील्ड में आगे बढ़ता है, तो उसे कमजोरी महसूस ना हो। बच्चे पढ़ लेते हैं, केवल मार्कशीट उनके हाथ में आ जाती है। स्कूलों में शिक्षा का सिस्टम बहुत खराब है, वहाँ पर तो केवल क्या होता है, सिलेबस पूरा कराया जाता है। ठीक है, 35 से 40 मिनट की क्लास होती है और मेन उनका पर्पस होता है कि कैसे करके जो है बच्चों का समय से सिलेबस पूरा हो जाए। बच्चे भी यही चाहते हैं, आजकल के बच्चों की मानसिकता भी यही है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। बाकी ये सब एक दिन ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें इन सब बातों को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलें, अच्छा आज को यहीं रहने दे, वैसे बातें करने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही हम रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ।